हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतम और आज हम देखने वाले हैं टिश्यू, जो कि बेस्ड होगा 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के ऊपर। और ये चैप्टर 2 वीडियो के अंदर सम अप होगा। तो आइए देखते हैं टिश्यू। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू यानी कि क्या? तो टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। तो आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। बस इतना कह देना कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये एक अधूरी बात होगी। तो उसके साथ साथ हमें डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि उन सभी सेल के स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और वो सारे सेल्स एक जैसा फंक्शन अटेम्प्ट करते हैं, इस वजह से वो एक फंक्शन को फुलफिल कर पाते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सेल का ग्रुप होगा, उसे हम टिश्यू बोलेंगे। और उस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स है, सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए और वो सब एक जैसे फंक्शन करने चाहिए। जैसे कि डाइजेस्टिव टिश्यू है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, फिर कार्डियक टिश्यू है, वो सब एक साथ काम करेंगे तो ही वो एक ऑर्गन को कम्प्लीटली एक फंक्शन अटेम्प्ट करवा पाएंगे। अब यहाँ पे हमें टिश्यू की डेफिनेशन तो समझ में आ गया, टिश्यू यानी क्या क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। लेकिन एक बॉडी के अंदर टिश्यू का क्या लेवल होता है, हमें वो देखना होगा यहाँ पे। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखिए, सबसे जो छोटा जो चीज़ होती है बॉडी के अंदर वो होती है सेल। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल की डेफिनेशन हमने दी थी कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और अब यहाँ पे हमें देखना है टिश्यू की तरफ, यानी कि सेल्स को मिला के हम एक टिश्यू बनाते हैं। तो सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। काफ़ी सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और काफ़ी सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा लीवर सेल्स का। लीवर सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और वो सारे टिश्यू इकट्ठा होते हैं और एक लीवर बनता है। जो लीवर होगा वो एक ऑर्गन होगा। और एक सिर्फ लीवर से काम नहीं चलेगा। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एज ए एग्जांपल लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि पैंक्रियास हो गया, लीवर हो गया, डाइजेस्टिव गैसेस हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, फिर स्टमक होगा, फिर माउथ होगा, ईसोफेगस होगा। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके। और ऐसे ही कई सारे सिस्टम्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके एक पूरी बॉडी बनाते हैं, यानी कि पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर हमें ये टिश्यू के ऊपर आज डिटेल में स्टडी करना है। आइए देखते हैं डिटेल में इस टिश्यू को। जस्ट लाइक सेल्स, टिश्यू आर आल्सो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जब सेल को पढ़ा था तभी भी हमने सेल को ब्रॉडली कैटेगराइज करा था प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बीच में। और यहाँ पे भी हम जब अब टिश्यू पढ़ रहे हैं तब हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को सेपरेटली पढ़ेंगे। और आज के पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम प्लांट टिश्यू को स्टडी करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन plant tissue and animal tissue. The first point is, in plant tissue it mostly consists of dead supportive tissue and in animal tissue it mostly consists of living tissue. तो प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो ज़्यादातर डेड टिश्यूज होते हैं, लेकिन वहीं एनिमल्स के अंदर टिश्यू जो होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं। डेड टिश्यूज बहुत कम होते हैं, जैसे कि बाल हो गए, फिर अपने फीट के नीचे जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वही सिर्फ डेड होते हैं। बाकी एनिमल्स के अंदर मोस्टली सारे लाइव टिश्यूज होते हैं। And second point, the tissues are designed to maintain a sedentary lifestyle in plants, and in animals the tissue are designed to maintain a highly mobile lifestyle. तो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी नेचर ने प्लांट टिश्यू को इस तरीके से बनाया कि वो एक ही जगह पे अपनी पूरी लाइफस्टाइल रहने वाले हैं। और वहीं एनिमल्स टिश्यू को अगर हम देखें तो एनिमल्स हाईली मोबाइल होते हैं, तो उनके टिश्यू के अंदर वो ऐसी चीज़ें होती है तो उनको मोबाइल रहने में हेल्प करती है। अब देखते हैं प्लांट टिश्यू के अंदर तीसरा पॉइंट, दे रिक्वायर लेस एनर्जी टू मेंटेन एंड इन एनिमल सेल दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू मेंटेन। यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर लेस एनर्जी चाहिए और एनिमल टिश्यू के अंदर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एक टिश्यू को चलाने के लिए। और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एटीपी, जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था एटीपी क्या होता है। देन फोर्थ पॉइंट, द टिश्यू गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। तो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो
मेजरली दो टाइप के होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह होते हैं, और धीरे धीरे जैसे वो सेल्स बड़े होते हैं, जैसे उनकी सेल की एजिंग होती है, वैसे वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर। हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले आगे। अब एनिमल्स के अंदर नो डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन मैच्योरिटी टेक प्लेस। एनिमल सेल के अंदर ऐसे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है उनकी एजिंग के ऊपर, बस सारे सेल एक जैसे होते हैं उसके अंदर। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली सिंपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इन एनिमल। प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू के अंदर एक टिश्यू के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू। अब यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू के अंदर हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है वो सारे इस चार्ट के अंदर प्रेजेंट है। आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि आपको ये पूरा प्लांट टिश्यू याद हो जाएगा। तो प्लांट टिश्यू को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे दो हिस्सों में, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। और वहीं परमानेंट टिश्यू दो टाइप के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर तीन टाइप्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम ये जितने भी टिश्यूज यहाँ पे दे रखे हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। The growth of plant occurs in certain specific region. This is because the dividing tissue, also called as meristematic tissue, is located only at this point. Depending on the region where they are present, they can be classified as apical, lateral and intercalary. अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्लांट के अंदर जो भी ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाते हैं वो ग्रोथ, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफिक जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे सिर्फ वहीं पे ग्रोथ होगी प्लांट की। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है? वो तीन जगह हैं, एक तो है एपिकल, एक है लैटरल और एक है इंटरकैलरी। देन नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द ग्रोथ मेकिंग टिश्यू विच कीप ऑन डिवाइडिंग। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ करवाने वाले टिश्यू होते हैं वो सिर्फ एक ही टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं, यानी कि सेल डिवीजन करते हैं। और वो कौन से सेल है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कीप डिवाइड होते रहते हैं और उस वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। और अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो तीन जगहों पे ग्रोथ होती है वो किस तरीके से प्लांट को ग्रो करवाती है। बेस्ड ऑन द लोकेशन दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम। It is present at growing tip of stem and root which increases the length of stem and the root. तो जो एपिकल मेरिस्टम है वो सबसे एपेक्स पे होगा। एपेक्स यानी कि एक सबसे ऊपर वाला एंड, उसको हम बोलेंगे एपेक्स। और तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे उन्हें हम एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। एपिकल मेरिस्टम दोनों टिप पे होगा, एक तो शूट टिप पे भी होगा और एक रूट टिप पे भी होगा, जिस वजह से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से शूट की भी लेंथ बढ़ेगी और रूट की लेंथ भी बढ़ेगी। तो ये प्लांट के अंदर लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब सेकेंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है लैटरल मेरिस्टम। इज प्रेजेंट एट द lateral sides of plant which increases the width of stem and root. अब ये जो lateral मेरिस्टम होता है, lateral का मतलब होता है sides। हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में तो पढ़ा कि वो प्लांट की वर्टिकल जो ग्रोथ है वो करवाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी तो चाहिए ना प्लांट को। प्लांट धीरे धीरे ऐसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जैसे वो मोटा भी होते जाएगा, तो वो जो उसकी थिकनेस बढ़ रही है वो किस टिश्यू की वजह से बढ़ रही है? वो है लैटरल मेरिस्टम की वजह से। लैटरल मेरिस्टम साइड्स में होते हैं, वो टिप पे नहीं होते, वो साइड्स के अंदर होते हैं, तो उस वजह से उसका नाम लैटरल मेरिस्टम हुआ। फिर तीसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट इज सीन इन सम प्लांट्स, नॉट इन ऑल प्लांट्स, लोकेटेड नियर द नोड, यूजुअली सीन इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है वो सभी प्लांट्स में नहीं होता है, वो सिर्फ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स के अंदर होता है। अब ये मोनोकोटिलिडन्स क्या होता है हम ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
आपने बैम्बू देखा होगा, शुगर केन देखा होगा, उसके अंदर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसको हम इंटरनोडल स्पेस बोलते हैं। अब ये इंटरनोडल स्पेस जो है उसकी लंबाई जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है? वो इंटरकैलरी मेरिस्टम बढ़ाता है। ये होता है मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स के अंदर। हम मोनोकॉट्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो बी पेशेंट फॉर दैट। First of all, let me finish this slide. The new cells formed from meristematic tissue are similar to them, but as they grow and mature, their characteristics slowly changes and they become differentiated as component of other tissue. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसे करते हैं, यहाँ पे वो लिखा है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके अंदर जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं। एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा, दो सेल डिवाइड होकर चार सेल बनेंगे। तो ये जितने भी सेल बना रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल, वो सभी मेरिस्टेमेटिक सेल ही होंगे, कोई दूसरे सेल नहीं बनाएगा, वो सेम सेल्स ही बनाते हैं। तो प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती, उसके अलावा बाकी और भी टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर्स होते हैं, फिर रेस्पिरेशन करने के लिए अलग सेल्स होते हैं। तो ये प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल्स भी होते हैं और उन सेल्स को भी बनाना पड़ता है टिश्यू को। तो उन सेल्स को बनाने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर एक सेल कन्वर्ट होकर दूसरे सेल का कैरेक्टरिस्टिक ले लेता है, यानी कि दूसरे सेल का रूप ले लेता है, उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर से मेरिस्टेमेटिक सेल बना है, वो सेल धीरे धीरे एज उसकी एज बढ़ेगी वो एक दूसरे सेल का रूप ले लेगा, उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो आगे जाके पैरेंकाइमेटस सेल बन गया, या तो फिर वो क्लोरेंकाइमेटस सेल बन गया, या तो फिर वो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल बन गया, जाइलम बन गया, फ्लोएम बन गया। तो बहुत सारे अलग अलग सेल जो प्लांट के अंदर चाहिए होते हैं, वो सारे प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर से ही इवॉल्व होके बनते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे डिफरेंस दिया है मोनोकॉट और डाइकोट के बीच में। तो हम मोनोकॉट और डाइकोट को इनके डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है मोनोकॉट। यहाँ पे मोनोकॉट इस वर्ड का अगर आप मतलब समझ लोगे तो भी आपको आधी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। तो यहाँ पे एक और दो क्या है? मोनो के अंदर सिर्फ एक कॉटलिडन है और डाइकॉट के अंदर दो कॉटलिडन है। अब ये कॉटलिडन क्या होता है? तो कॉटलिडन वो चीज़ होती है जब सीड जर्मिनेट होता है, उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो इनिशियल जो फूड चाहिए होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है तब डायरेक्टली उसके पास लीफ नहीं होती है, वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस करना शुरू नहीं कर देता है। उसको इनिशियली तो कुछ फूड चाहिए होता है ना ग्रो करने के लिए। जब सीड हम बोते हो, जब जर्मिनेट होता है तो उसको जो इनिशियल फूड होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो ये कॉटलिडन प्रोवाइड करते हैं। तो कॉटलिडन सीड के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जिन सीड्स के अंदर सिर्फ एक कॉटलिडन होगा उसे हम बोलेंगे मोनोकॉट सीड। आपने देखा होगा कि जो मेज़ का सीड होता है, मेज़ यानी कि भुट्टा, वो सिर्फ एक ही सीड होता है, उसको आप दो हिस्सों में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उसके अंदर एक ही कॉटलिडन होता है। वेयरएज आपने चने का सीड देखा होगा या फिर मटर का सीड देखा होगा, उसे आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर दो कॉटलिडन है। यहाँ पे दूसरा जो इमेज है पिंक कलर का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कॉटलिडन है वो दो है सीड के अंदर, और इस वजह से इसे हम डाइकॉट बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डाइकॉट के अंदर सीड कंटेन टू कॉटलिडन और मोनोकॉट के अंदर सीड कंटेन ओनली वन कॉटलिडन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको मोनोकॉट और डाइकॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसके अंदर एक कॉटलिडन है वो मोनोकॉट, जिसके अंदर दो कॉटलिडन है वो डाइकॉट। तो ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो ये हुई सीड के ऊपर की बात। सीड के अंदर हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन के अंदर मोनोकॉट्स यूजुअली कंटेन लॉन्ग एंड नैरो लीव्स। तो यहाँ पे हम लीव्स के ऊपर से भी मोनोकॉट्स और डाइकॉट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो कैसे? जो मोनोकॉट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो नैरो यानी कि पतली होती है और लंबी होती है। नैरो एंड लॉन्ग, पतली और लंबी होती है। आपने बैम्बू की या फिर शुगर केन की या फिर मेज़ की आपने लीव्स देखी होगी, वो काफ़ी लंबी होती है और पतली होती है। वेयरएज डाइकॉट के अंदर यूजुअली देयर लीव्स कंटेन लीव्स आर वाइडर। यूजुअली देयर लीव्स आर वाइडर। उनकी जो लीव्स होती है वो ऐसी लंबी और पतली नहीं होती है, वो उनकी लीव्स काफ़ी वाइड होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी लीव्स के अंदर अलग अलग शेप्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पतली और लंबी होगी, वो उनके अंदर अलग अलग शेप्स होते हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट इन मोनोकॉट कंटेन्स पैरेलल वेनेशन।
अब वेनेशन यानी क्या होता है? वेनेशन यानी कि वेन्स। लीफ के अंदर आप देखोगे तो पतली पतली से आपको वेन्स दिखेगी, उन वेन्स को हम वेनेशन बोलते हैं। तो मोनोकॉट्स के अंदर वो जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है, दोनों लाइंस यानी कि दोनों नहीं, मतलब जितनी भी उसके अंदर वेन्स होगी सब एक दूसरे से पैरेलल होगी, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, एक दूसरे को कोई भी क्रॉस नहीं कर रही होगी, सब पैरेलल होगी वो वेन्स, इसलिए उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। वेर एज डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि पूरा एक जंजाल होता है वेन्स का, सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, और उस वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि डाइकोट के लीव्स के अंदर देखने को मिलता है। Then fourth point in monocot is stem is unbranched and dicot stem is branched and hard। अब मोनोकॉट जो ट्री होता है उसकी जो स्टेम होती है वो कभी भी ब्रांच नहीं होती, उसके अंदर कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है। आप लाइक खजूर को देख लो, फिर कोकोनट को देख लो, उनके ट्रीज आप देखोगे लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, उनके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं होती है। इवन बैम्बू के अंदर, फिर शुगर केन के अंदर भी कोई स्टेम्स नहीं होती, आई मीन कोई ब्रांचेस नहीं होती है। Whereas in dicot there are lots of branches and the stem is very hard। आप मैंगो का ट्री देख लीजिए, फिर नीम का ट्री देख लीजिए, उनके अंदर जो ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी ब्रांचेस होती है उसके अंदर। तो ये भी आपको मेजर डिफरेंसेस दिखेंगे मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट्स के अंदर। Then last point in monocot is contains fibrous root system and in dicot contains tap root system। मोनोकॉट के अंदर जो रूट्स होती है वो फाइब्रस होती है। अब फाइब्रस रूट और टैप रूट में मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। फाइब्रस रूट यानी कि प्लांट के अंदर से बहुत सारी रूट्स निकल रही है एक जगह से, तो उसे हम बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि हमें मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे इमेज के अंदर साफ साफ दिख रहा होगा। अब डाइकोट की अगर बात करें तो उसके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम यानी कि एक मेजर रूट होगी और उसके अंदर से बहुत सारी माइनर रूट्स निकल रही होगी, उस सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो वो डाइकोट के अंदर देखने को मिलती है। और मोनोकॉट्स के यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मेज, कोकोनट, वीट, गार्लिक। वेरेज डाइकोट के एग्जाम्पल्स हैं रोज, तुलसी, ब्रिंजल, नीम। तो यहाँ पे आपको मैंने इमेजेस भी दे रखी है ताकि आपको आराम से याद आ जाए कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं मोनोकॉट्स और डाइकोट के अंदर। यहाँ पे आप लोग डिफरेंसेस हर एक चीज़ के अंदर देख सकते हो मोनोकॉट और डाइकोट ट्री के अंदर। उनके आप सीड्स ले लो तो डिफरेंस है, उनके जो पत्ते होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो भी डिफरेंट होती है, उनकी जो स्टेम होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो आप लोग मोनोकॉट्स और डाइकोट्स को आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब भी आप एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी प्लांट को देखो तब आपको पहचान करने के लिए उसको आना चाहिए कि वो डाइकोट प्लांट है या मोनोकॉट प्लांट है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, कोई पेड़ को देखते हो तब। देन मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट आप अपने स्कूल के अंदर करोगे कि इसमें सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये। इसके अंदर 2 ग्लासेस लेनी है और 2 अनियंस लेने हैं। दोनों ग्लास के अंदर आपको पानी फिल करना है और अनियन को उसके अंदर सो करना है पानी के अंदर। और अनियन को पूरा पानी के अंदर सोक नहीं करना है, सिर्फ उतना ही करना है जितना उसकी रूट टच हो पानी को। अगर पूरा अनियन को आप डुबो दोगे तो अनियन सड़ जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है, सिर्फ हमें रूट को डुबोना है पानी के अंदर। तो हमें यहाँ पे आपको इमेज के अंदर दिख रहा है उस तरीके से अनियंस को सेट करना है ग्लास के अंदर। 3 दिन तक आपको ये अनियंस को पानी के अंदर रखना है, और अगर पानी कम होता है तो आप ऊपर से पानी ऐड कर सकते हो। और 3 दिन के बाद आप देखोगे कि रूट के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखने को मिल रही है, दोनों ही ग्लास के अंदर आपको दिखेगी। अब ग्लास ए के अंदर जो रूट्स है उसको आपको नीचे से थोड़ी काट देनी है, और उसके 5 दिन के बाद आप जब देखोगे कि रूट्स आ तो रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्लास बी वाले अनियन के अंदर आ रही है, लेकिन रूट्स जो आ रही है वो सिर्फ ग्लास ए के अंदर से आ रही है, ग्लास ए वाले अनियन के अंदर से आ रही है, लेकिन ग्लास बी वाले अनियन के अंदर कोई रूट का ग्रोथ नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे आप रीज़न पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ। रीज़न ये है कि हमने ग्लास बी वाले अनियन की जो रूट्स होती है जो थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई थी उसको हमने काट दिया था। अब यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा अगर हमने रूट के टिप को काट दिया? क्यों डेवलपमेंट नहीं होगी? क्योंकि रूट के टिप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि लेंथ को बढ़ाता है। अगर हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को काट दिया तो फिर उसकी लेंथ ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि एपिकल मेरिस्टम को हमने काट दिया लेकिन लेटरल मेरिस्टम तो वहाँ पे थे ना, तो लेटरल मेरिस्टम तो सिर्फ थिकनेस को बढ़ाते हैं, वो लेंथ को नहीं बढ़ाते हैं। लेंथ को बढ़ाने वाले सिर्फ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि टिप में होते हैं,
तो यहाँ पे आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा है कि एपिकल मेरिस्टम का क्या महत्व होता है एक प्लांट बॉडी के अंदर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। परमानेंट टिश्यू। अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर लिया है और अब हम आ रहे हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स which are formed by meristematic tissue through differentiation that have lost their ability to divide। अब परमानेंट टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आगे डिवाइड नहीं, जो सेल वो है वो वैसे ही रहेंगे, उसके अंदर से कोई एक नया सेल डिवाइड होकर नहीं बनेगा। तो वो जो परमानेंट टिश्यू है वो हमेशा के लिए प्लांट के अंदर रहेंगे, उनके अंदर कोई और चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये परमानेंट टिश्यू कहाँ से बने? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर से बने। मैंने आपको बोला था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनसे ही एजिंग होकर दूसरे सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर से ये परमानेंट टिश्यू आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है और उस सेल्स के अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं जिस वजह से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अब यहाँ पे परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम पहले देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। दिस टिश्यू आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये सभी उस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सभी के सभी सेल्स एक जैसे दिखते हैं, वो दिखते भी एक जैसे और वो सारे फंक्शन भी एक जैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर फिर वापस तीन टाइप्स होती है। पहला है पैरेंकाइमा, दूसरा कोलिनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेंकाइमा। तो सबसे पहले हम पैरेंकाइमा सेल्स को देख लेते हैं। अब पैरेंकाइमा जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं हम वहाँ पे ये देखेंगे। द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये जो पैरेंकाइमेटस टिश्यू ये सबसे कॉमन है। क्यों इसको हम कॉमन बोल रहे हैं? क्योंकि ये पूरी प्लांट बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हर जगह प्लांट बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्टेम हो गया, उसका ब्रांच हो गया, उसका लीफ हो गया, सीड्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, सभी पार्ट्स के अंदर आपको पैरेंकाइमेटस टिश्यू देखने को मिलेंगे। इसलिए ये कॉमन परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls। अब ये जो पैरेंकाइमा सेल्स है इनकी जो सेल वॉल होती है वो बड़ी थिन होती है, बहुत पतली होती है उनकी सेल वॉल्स। दे आर लिविंग सेल्स, और ये जो सेल्स होते हैं पैरेंकाइमा के ये लिविंग सेल्स होते हैं। इसको आप याद रखना क्योंकि आगे आने वाले सेल्स कुछ डेड भी होंगे। तो पैरेंकाइमा सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, दस लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यूज। अब ये जो पैरेंकाइमेटस टिश्यू होते हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से दूर होते हैं और जिस वजह से इनके बीच में काफ़ी स्पेस होती है, दो सेल के बीच में काफ़ी स्पेस होती है और उस स्पेस को हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेंकाइमा जनरली स्टोर्स फूड। अब पैरेंकाइमा जो टिश्यू होते हैं इनका मेजर फंक्शन ये होता है कि वो फूड स्टोर करते हैं, मेजर फंक्शन इनका फूड स्टोरेज का होता है। अब फूड स्टोरेज के अलावा भी इनके दो और फंक्शंस होते हैं जो देखने को मिलते हैं नेचर के अंदर। पहला है सम पैरेंकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, दे आर नोन एज क्लोरेंकाइमा। अब कुछ पैरेंकाइमेटस टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है जिस वजह से वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और ऐसे पैरेंकाइमा सेल्स को हम बोलते हैं कोलिनकाइमा। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर से उसका नाम दिया है क्लोरेंकाइमा। Then, in aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called एरेंकाइमा। अब कुछ पैरेंकाइमा सेल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर हवा भरी होती है। आपने देखा होगा कि जो वाटर के अंदर वाले प्लांट्स होते हैं जो जिन्हें वाटर के ऊपर फ्लोट करना होता है, अगर वो डूब जाएंगे तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो उनको वो डूब नहीं सकते, तो उनके लीफ को एक बोएंसी देने के लिए यानी कि उनको लीफ को पानी की सरफेस के ऊपर तैराने के लिए उनके सेल्स के अंदर हवा भरी होती है। और कौन से सेल्स के अंदर हवा भरी होगी? पैरेंकाइमा सेल्स के अंदर। इस वजह से उन पैरेंकाइमा सेल्स को हम एरेंकाइमा बोलेंगे। यहाँ पे एयर के ऊपर उसका नाम दिया हुआ है एरेंकाइमा। यहाँ पे इमेजेस के अंदर आप देख सकते हो ये पैरेंकाइमा सेल्स की इमेजेस है दोनों। तो दोनों इमेज में फ़र्क क्या है? पहली जो इमेज है वो ट्रांसफर सेक्शन है और दूसरी इमेज है वो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन क्या होगा। ट्रांसफर सेक्शन यानी कि जब भी हम किसी स्टेम को हॉरिजॉन्टली काटते हैं तब वो ट्रांसफर सेक्शन होता है।
आपने देखा होगा कि आपके अंदर घर के अंदर आप कभी भी भिंडी काट रहे हो, तो अगर भिंडी को आप गोल गोल काट रहे हो तो आप भिंडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली काटते हो। जब भी आप उसको हॉरिजॉन्टली काटते हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। सेक्शन का मतलब कटिंग, तो ये ट्रांसफर सेक्शन हुआ। और जब भी आप भिंडी को ऐसे लंबी लंबी काटते हो तो उसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, यानी कि वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल कट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जो पैरेंकाइमेटस सेल्स है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, गोल गोल। यहाँ पे आप देख रहे हो उनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी पतली है और उनके दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब यहाँ पे आपको दूसरी तरफ लॉन्जिट्यूडनल सेल्स भी दिख रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के अंदर भी सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लंबे लंबे सेल्स हैं यहाँ पे, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। ओके, आई होप यहाँ पे आपको पैरेंकाइमेटस सेल समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टिश्यू एंड दैट इज कॉलिंकाइमा टिश्यू। अब उनके बारे में देखते हैं कि उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। अब ये जो कॉलिंकाइमा टिश्यूज है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी कि प्लांट को खड़े रहने के अंदर उसका साथ देते हैं पैरेंकाइमा टिश्यूज। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। अब ये जो सेल्स होते हैं कॉलिंकाइमा टिश्यू के अंदर, ये सेल्स लिविंग होते हैं, यानी कि वो सेल्स जिंदा होते हैं। वो इलोंगेटेड होते हैं, यानी कि वो लंबे लंबे सेल्स होते हैं। और उनके जो कॉर्नर्स होते हैं सेल्स के, उन कॉर्नर्स के ऊपर आपको थिकनिंग देखने को मिलती है, वो काफ़ी थिक होते हैं कॉर्नर्स से। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देखते हो तो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि जो रेड रेड कलर का जो पोर्शन है वो उसका डिपोजिशन है कॉर्नर्स के ऊपर, यानी कि कोई सब्सटेंस होगा जैसे कि लिग्निन हो गया, वैसे डिपोजिशन देखने को मिलते हैं उसके कॉर्नर्स के ऊपर। ये डिपोजिशन जो उसके कॉर्नर्स के ऊपर होता है सेल्स के, वो स्टेबिलिटी देता है, यानी कि स्ट्रेंथनेस देता है प्लांट को। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, तो वो इसी वजह से मैकेनिकल सपोर्ट दे पाता है क्योंकि उसके सेल के अंदर एक थिकनिंग होती है सब्सटेंस की, और वो सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के अंदर आपको दिख रहे होंगे कि पैरेंकाइमेटस टिश्यू से भी ज़्यादा ये लंबे लंबे दिख रहे हैं सेल्स, और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। यहाँ पे आपको ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दोनों के अंदर ये दिख रहा है कि उनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो बहुत कम है। देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, देर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, जो मैंने अभी बात की। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू दिस टिश्यू। अब प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इन्हीं टिश्यू की वजह से है। फ्लेक्सिबिलिटी की क्या ज़रूरत है प्लांट के अंदर? तो आपने देखा होगा कि जब भी ज़ोर से तूफान चल रहा होता है तो प्लांट्स ऐसे हिलते हैं, वो टूटते नहीं हैं, वो ऐसे हिल के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो प्लांट टूट जाएंगे जैसी हवा आएगी। और आपने देखा होगा पत्ते भी, जब हवा चल रही होती है तब पत्ते भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं, और जो स्टेम्स होती है वो भी काफ़ी हिलती है, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। और वो किस वजह से नहीं टूटते? क्योंकि उनके अंदर कॉलिंकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीफ एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। जो हमने बात की अभी वही, कि वो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट ब्रेकिंग द स्टेम। Now coming to the last tissue of simple permanent tissue, and that is sclerenchyma tissue. तो फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। अब ये जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू का यूज़ किया जाता है प्लांट के अंदर। देन नेक्स्ट, दिस टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये जो टिश्यू होती है ये प्लांट को काफ़ी हार्ड बना देते हैं। आप देख रहे हो कि जो नीम का पेड़ होता है, फिर मैंगो का ट्री होता है, पीपल का ट्री होता है, काफ़ी हार्ड होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। उसके पूरे प्लांट बॉडी के अंदर स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स नहीं होते हैं, सिर्फ बाहर होते हैं, इसलिए वो बाहर से हमें हार्ड दिखता है। तो फिर थर्ड पॉइंट है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। अब यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि जो पैरेंकाइमेटस टिश्यू और कॉलिंकाइमेटस टिश्यू है वो दोनों के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। और वो डेड सेल्स होते हैं इस वजह से वो ब्लैक दिखते हैं, और वो डेड है तो फिर उसके अंदर कोई भी और आगे जो प्रोसेस होती है आमतौर पे सेल्स के अंदर, रेस्पिरेशन हो गया, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा डेड सेल्स के अंदर, और वो सेल्स पूरे ब्लैक हो गए होते हैं। देन they are longer and narrow as the walls are thickened due to lignin। अब जो उसके सेल्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के, वो सेल्स
काफ़ी लंबे होते हैं और बहुत पतले होते हैं, और वो पतले इसलिए होते हैं क्योंकि उन सेल्स के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया होता है। आपने कॉलिंग गैमेटस टिश्यू के अंदर देखा कि उसके सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन था, उस वजह से उसके सिर्फ कॉर्नर्स थिक थे। लेकिन ये स्क्लेरेंग गैमेटस सेल तो पूरा का पूरा थिक हो जाता है, और वो थिक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो काफ़ी हार्ड बना देता है सेल को, और डेड सेल्स के अंदर वो होता है। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, और ये सेल्स के बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन इनके अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि वो पूरे सेल्स को लाइक टाइटली पैक कर देते हैं, तो उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। पैरेंकाइमेटस के अंदर ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस थी, कॉलेंकाइमेटस के अंदर बहुत कम और भी कम स्पेस थी, और स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू के अंदर तो बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों के अंदर आपको मेजर डिफरेंस याद होना चाहिए। Then often these walls are so thick that there is no intercellular space. This tissue is present in stem, around vascular bundle, in veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. Coconut husk, coconut shell, bark of tree are the best example. अब ये जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेंग गैमेटस सेल्स, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर? तो ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर, ये प्रेजेंट होता है अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स यानी कि वो टिश्यूज जो ट्रांसपोर्ट करते प्लांट के अंदर वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करने वाले सेल्स को या टिश्यू को हम लोग वेस्कुलर बंडल बोलेंगे, जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे दो एग्जांपल्स है वेस्कुलर बंडल के, एक जाइलम और एक फ्लोएम। वो दोनों ट्रांसपोर्ट करते प्लांट के अंदर, इसलिए उनको हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो वेस्कुलर बंडल के अराउंड स्क्लेरेंग गैमेटस सेल होता है, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए होती है वेस्कुलर बंडल को, इसलिए स्क्लेरेंग गैमेटस सेल उसके आजू बाजू होते हैं। देन इन वेन्स ऑफ लीफ की जो वेन्स होती है उसके अराउंड भी आपको स्क्लेरेंग गैमेटस टिश्यू देखने को मिलेंगे, इसलिए वो वेन्स जो होती है थोड़ी काफ़ी कड़क होती है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, जो सीड्स होते हैं और जो नट्स होते हैं, जैसे कि अखरोट हो गया, फिर कोकोनट हो गया, फिर मूंगफली हो गई, उसके बाहर का जो शेल होता है वो काफ़ी कड़क होता है। वो इसलिए क्योंकि उसके बाहर स्क्लेरेंग गैमेटस टिश्यू की कवरिंग होती है। देन कोकोनट हस्क आपने देखी होगी, जो पका हुआ कोकोनट होता है उसके बाद ब्राउन कलर की उसकी पूरी हस्क होती है, वो स्क्लेरेंग गैमेटस सेल से बनी हुई होती है। फिर उसका कोकोनट का जो शेल होता है जो आप जोड़ से पटक के फोड़ते हो, वो सेल भी स्क्लेरेंग गैमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है। देन बार्क ऑफ टिश्यू, बार्क यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, उसे हम बार्क बोलते हैं, तो वो भी स्क्लेरेंग गैमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है। आपने देखा होगा कि वो पूरी ब्लैक कलर की होती है, वो इसी वजह से क्योंकि स्क्लेरेंग गैमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है। यहाँ पे इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि वो पतले और लंबे लंबे सेल्स होते हैं यहाँ पे स्क्लेरेंग गैमेटस के। यहाँ पे भी दोनों सेक्शन लगा रखे हैं, ट्रांसफर सेक्शन एंड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आपने देखे कि वो उन टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब एक जैसे सेल्स हैं, चाहे वो पैरेंकाइमेटस सेल टिश्यू हो गए, उनके अंदर सारे एक जैसे सेल्स हैं। स्क्लेरेंकाइमेटस हो या कॉलेंकाइमेटस, उनके अंदर जितने भी सेल्स थे उन टिश्यू के अंदर वो सारे सेल्स एक जैसे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर ऐसा नहीं है, उनके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, और अलग अलग टाइप के सेल मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है, एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बना हुआ होता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स है, ये आपको हमेशा याद रखना है। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम, ये कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि वो कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर एंड फूड। जाइलम और फ्लोएम वाटर और फूड को ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और उस वजह से उन्हें वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। जो जाइलम होगा वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। देन वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स plants, so that one that has made possible their survival on the terrestrial environment। तो इन वैस्कुलर बंडल की वजह से ही, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की वजह से ही जो आज धरती के ऊपर जो प्लांट्स दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े और लंबे लंबे प्लांट्स, वो इन वैस्कुलर बंडल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। क्योंकि वो वैस्कुलर बंडल्स को क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो लंबे लंबी दूरी तक
प्लांट के अंदर वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज जाइलम. जाइलम कंस्टिट्यूट्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. जाइलम जो है वो 4 तरीके के सेल से बना हुआ होता है. पहला है जाइलम ट्रैकियार्ड, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं जाइलम टिश्यू के अंदर. अब यहाँ पे हर एक सेल का कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होता है. जो जाइलम ट्रैकियार्ड और जाइलम वेसिकल्स है, दे हैव थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स. अब ये जो जाइलम ट्रैकियार्ड जो जाइलम वेसिकल्स है, ये काफ़ी थिक होते हैं और ये डेड सेल से बने हुए होते हैं. यहाँ पे आपको फोटो के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैकियार्ड से ये और ये वेसल्स हैं. जो ट्रैकियार्ड है वो पतले से होते हैं, जो दोनों उसके सिरे होते हैं, दोनों एंड्स होते हैं वहाँ से वो पतले होते हैं और वो बीच से रिलेटिवली मोटे होते हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे पिट्स भी होते हैं. अब पिट्स की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? वो इस वजह से क्योंकि जो ट्रैकियार्ड्स है वो एक पाइप जैसा नहीं है कि पानी इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ट्रैकियार्ड्स के अंदर अगर एक ट्रैकियार्ड के अंदर पानी आया तो दूसरे ट्रैकियार्ड के अंदर कैसे जाएगा? वो इन पिट्स के द्वारा जाएगा. दूसरे जो ट्रैकियार्ड होते हैं वो दूसरे ट्रैकियार्ड्स के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजॉइनिंग में होते हैं. अगर एक के अंदर से जो पिट का पानी आ रहा है वो दूसरे के पिट के अंदर पानी जाएगा और फिर इस तरीके से तीसरे के अंदर जाएगा और पिट्स के द्वारा ही इनके अंदर पानी का फ्लो होता है और धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ता है, यानी कि रूट से लेकर लीफ तक जाता है उसका पानी. इसलिए पिट्स उसके अंदर होने ज़रूरी होता है ट्रैकियार्ड्स के अंदर. अब वेसल्स के अंदर भी पिट्स होते हैं. अब वेसल्स के अंदर जो पिट्स होते हैं उसका क्या काम है? वेसल जो होता है वो एक पाइप जैसा होता है, यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं पानी जाने के लिए. लेकिन पिट्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ पानी लीफ को नहीं चाहिए होता है, प्लांट के बाकी के पार्ट्स के अंदर भी पानी की ज़रूरत होती है. जैसे उसका स्टेम के अंदर दूसरे जो साइड वेज के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, तो साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए वेसल्स के अंदर पिट्स होते हैं, तो यहाँ से पानी निकल के पूरे प्लांट के अंदर फैल जाएगा. Okay, then next is tracheids and vessels are tubular structure. This allows them to transport water and minerals vertically upward root to leaf. यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है और मेनली यहाँ पे ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स काम करते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, यानी कि रूट से लेकर लीफ तक इस तरीके से वो अपवर्ड मूवमेंट करता है. ये आपको याद रखना है कि जाइलम हमेशा रूट से लीफ तक जाता है, और वो भी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रूट से ही तो पानी लेगा और लीफ तक पहुँचाएगा, लीफ से तो पानी आ नहीं सकता है. तो जाइलम हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करता है, फ्रॉम रूट टू लीफ. पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर. अब जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जाइलम के अंदर, पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में तो आपको पता ही है, वो फूड स्टोर करते हैं मेजरली. तो यहाँ पे भी ये फूड ही स्टोर कर रहे हैं, और दूसरा काम इनका ये है कि साइडवेज वाटर कंडक्शन के लिए हेल्प करते हैं. जो साइडवेज पानी जा रहा है वो हर एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर से होकर दूसरे पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर जाता है. इस तरीके से पूरे प्लांट बॉडी के अंदर वो फैला देता है पानी को. कौन? पैरेन्काइमा टिश्यू. तो इसके लिए इसके 2 काम होते हैं पैरेन्काइमा के जाइलम के अंदर, एक तो फूड स्टोरेज के लिए और एक साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए. देन फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो प्लांट को एक सपोर्ट देते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जाइलम को सपोर्ट देते हैं. Okay, now moving further. Phloem. Phloem is the second example of complex permanent tissue. Phloem consists of 5 types of cells. फ्लोएम जो होता है 5 तरीके के सेल्स से बना हुआ होता है. जाइलम 4 तरीके के सेल्स का था और फ्लोएम 5 तरीके के सेल्स से बना हुआ होता है. सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. तो जो सीव सेल्स होते हैं फ्लोएम के अंदर, वो सीव सेल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे जुड़ के एक पूरा ट्यूब बनाते हैं, जिस ट्यूब को हम बोलते हैं सीव ट्यूब, और उसके साथ साथ कंपेनियन सेल्स भी लगे हुए होते हैं. ये इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि सीव सेल्स के अराउंड एक कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. और अब ये कंपेनियन सेल क्यों प्रेजेंट होते हैं सीव सेल के बाजू में, आपको मैं ये बताता हूँ. कंपेनियन सेल जो होते हैं वो फूड लेकर आते हैं, कहीं से भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से फूड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे. तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ से फूड लेकर आते हैं कंपेनियन सेल्स, और वो लाके सीव सेल्स को देते हैं, और सीव सेल्स अपने अंदर फूड को लेते हैं और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे फूड ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के अंदर. देन
एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल द अदर सेल्स आर लिविंग। अब फ्लोएम के अंदर जो 5 सेल्स होते हैं उनमें से सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड सेल से बना हुआ होता है, बाकी जितने भी दूसरे 4 सेल्स हैं वो सारे के सारे लिविंग सेल्स होते हैं। देन सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। यहाँ पे सीव ट्यूब के अंदर भी आप देखोगे यहाँ पे पोर्स है, उस वजह से उसे हम बोलते हैं परफोरेटेड वॉल्स। Then phloem is unlike xylem in that materials can move in both direction in it। अब जाइलम के अंदर हमने देखा कि जो मटेरियल है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फ्रॉम रूट टू लीफ, लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है। फ्लोएम के अंदर दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड आल्सो फ्रॉम लीव्स टू रूट। अब आप ये पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि जो खाना लीफ के अंदर बन रहा है वो रूट के अंदर आएगा, तो वो एक डायरेक्शन तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन की क्या ज़रूरत है? रूट से खाना कैसे लीफ के अंदर जाएगा? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी पतझड़ का मौसम होता है, यानी कि जो लीफ फॉल का मौसम होता है, उस समय पे एक भी लीफ बची हुई नहीं होती है ब्रांचेस के ऊपर, तो उस समय पे फूड कौन सप्लाई करेगा प्लांट को? तो उस समय पे रूट्स के अंदर जो भी फूड रिजर्व होता है वो पूरा फूड रिजर्व ब्रांचेस को मिलता है और पूरे पेड़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस टाइम के अंदर हमें फ्लोएम की दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, इस वजह से फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है एंड जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, ऑब्वियसली क्योंकि लीफ से तो पानी आएगा नहीं, सिर्फ रूट से पानी आएगा। देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। नॉर्मली फ्लोएम लीफ से लेकर रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, क्योंकि लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वहीं पे फूड बनता है। नाउ मूविंग फर्दर, सेक्शन ऑफ स्टेम। अब ये सेक्शन ऑफ स्टेम को पढ़ने के लिए आपको अभी तक हमने जो भी जितना भी पढ़ा उसे हमें रिवाइज करना होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाते हैं और उनके अंदर से फिर दूसरे सेल्स बनते हैं, जैसे कि पेरेंकाइमेटस, क्लोरेंकाइमेटस, क्लेरेंकाइमेटस, जितने भी सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही धीरे धीरे इवॉल्व होके या फिर मैच्योर होके या फिर एजिंग के द्वारा वो दूसरे सेल्स बनते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक बहुत ज़रूरी टिश्यू होती है प्लांट के अंदर जो कि ग्रोथ करवाता है। उसके बाद हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप के थे, पेरेंकाइमेटस, कोलेंकाइमेटस एंड क्लेरेंकाइमेटस। पेरेंकाइमेटस की वॉल थिन होती है और उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, और कोलेंकाइमेटस प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। देन स्क्लेरेंकाइमेटस जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं और वो ब्राउन कलर के होते हैं या फिर ब्लैक कलर के होते हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं और उनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिस वजह से वो बहुत पतले सेल्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टिश्यूज़ अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। उसके अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर हमने देखा कि वो 4 टाइप के सेल से बना हुआ होता है और जाइलम मेनली वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लोएम को हमने देखा फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लोएम हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशा में चलता है, वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, लेकिन जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा था। अब हम आते हैं सेक्शन ऑफ स्टेम के ऊपर। अभी हमने जितना भी पढ़ा वो सब कुछ इसके अंदर हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सेक्शन ऑफ स्टेम, सेक्शन का मतलब कटिंग, जो स्टेम होता है उसकी हमने कटिंग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कौन सी कटिंग, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन है, उसको हॉरिजॉन्टली काटा हुआ है। तो स्टेम को अगर आप हॉरिजॉन्टली काटोगे तो उसके अंदर आपको ये सारे पार्ट्स दिखेंगे। सबसे बाहर का जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे एपिडर्मिस। एपी का मतलब सबसे ऊपर, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, तो सबसे ऊपर वाली स्किन को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर का हो गया और सबसे अंदर वाली जो रीजन होगा उसे हम बोलेंगे पिथ। पिथ यानी कि सबसे सेंटर वाला जो रीजन होता है उसको। अब हम देखते हैं एपिडर्मिस के बाद क्या आता है। एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोडर्मिस। यहाँ पे आपको वेवी स्ट्रक्चर दिख रहा है एंडोडर्मिस का, और एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का जो लेयर है वो लेयर बना हुआ होगा कोलेंकाइमेटस और पेरेंकाइमेटस सेल से, और उस लेयर को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। आपको याद रखना है हमेशा कि सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स और उसके बाद एंडोडर्मिस आएगा। तो ये लेयर आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे एंडोडर्मिस का मतलब मैं आपको बता दूं कि एंडो का मतलब होता है अंदर, डर्मिस यानी स्किन, यानी कि अंदर वाली जो स्किन होती है वो उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद एक लेयर आती है ब्लू कलर की
जो होगी फ्लोएम, उसे हम बोलेंगे फ्लोएम। फ्लोएम के बाद एक पिंक कलर की लेयर आएगी, उसको हम बोलेंगे जाइलम। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो वाटर कंडक्शन होता है प्लांट के अंदर वो अंदर से होता है, और फ्लोएम यानी कि फूड का कंडक्शन जो होता है, फूड का कंडक्शन बाहर से होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक स्टेम का सेक्शन देखने को मिल रहा है कि हर एक जो लेयर होती है स्टेम के अंदर वो किस तरीके से अरेंज होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आप खुद सोच सकते हो कि कौन से सेल से बना हुआ होगा, वो ऑब्वियसली स्क्लेरेंगैमेटस टिश्यू से बना होगा। एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, जो कि दो टाइप के सेल से बना हुआ होता है, पैरेंकाइमा एंड क्लोरेंकाइमा। जो अंदर की तरफ होता है वो पैरेंकाइमा होता है, और जो बाहर की तरफ यानी कि एपिडर्मिस से छूता है वो कोलेंगैमेटस से बना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस यानी कि अंदर वाली लेयर। एंडोडर्मिस हो सकता है कोलेंगैमेटस से बना हो या फिर पैरेंकाइमेटस से बना हो। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी इसके अंदर, जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। उस रिंग को हम बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम, और यहाँ पे इसे हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर इसलिए क्योंकि वो वेस्कुलर बंडल के बीच में है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कौन है, जाइलम और फ्लोएम, उनके बीच में, इसलिए उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे। ओके, अब हम इस स्टेम के सेक्शन को अगर छोटा सा स्टेम के सेक्शन का अगर हम छोटा सा पार्ट देखें जूम करके, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके एनसीईआरटी के अंदर यही वाला फोटो दिया गया है। जो सबसे बाहर की लेयर है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर कोई कोई प्लांट्स के अंदर एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होता है प्लांट को प्रोटेक्शन करने के लिए प्रेजेंट होती है नेचर के अंदर। एपिडर्मिस के नीचे होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे होता है एंडोडर्मिस। यहाँ पे लेबल नहीं किया हुआ है लेकिन ये यहाँ पे एंडोडर्मिस है। फिर एंडोडर्मिस के नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर के फ्लोएम, फ्लोएम के नीचे है वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के बाद आता है अंदर जाइलम, और जाइलम के बाद पित्त का एरिया। पित्त का एरिया मोस्टली पैरेंकाइमेटस या कोलेंकाइमेटस सेल से बना हुआ होगा। ओके, यहाँ पे जो आपने अभी तक पढ़ा वो यंग स्टेम थी। अगर हम डेड स्टेम का सेक्शन अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देखोगे मेजर डिफरेंस यहाँ पे एक ही है कि यहाँ पे सेकेंडरी कैम्बियम देखने को मिल रहा है। यंग स्टेम के अंदर आपने देखा वेस्कुलर कैम्बियम था, लेकिन ओल्ड स्टेम के अंदर सेकेंडरी कैम्बियम होता है। अब ये सेकेंडरी कैम्बियम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकेंडरी कैम्बियम, हर साल एक कैम्बियम की रिंग बनती है सबसे बाहर की तरफ, यानी सिर्फ एपिडर्मिस से नीचे की तरफ जो कॉर्टेक्स का एरिया होता है उसके अंदर अपने आप ही सेल्स डिवाइड होते हैं, और वहाँ पे जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद डेड हो जाते हैं, जिस वजह से एक कैम्बियम की रिंग बनती है। और ये कैम्बियम यानी कि सेकेंडरी कैम्बियम है, ये हर साल एक रिंग बनाता है। तो अगर आपको स्टेम की या फिर ट्री की जो एज देखनी है तो आप कैसे देखोगे, जब भी आप एक कटे हुए वुड को देखोगे तो उसके अंदर आपको जितनी भी रिंग्स दिखेगी उतने साल का वो पेड़ होगा। हर साल एक कैम्बियम रिंग बनती है इसलिए। ओके, तो आपको ये दो तरह के कैम्बियम याद रखने होंगे, वेस्कुलर कैम्बियम जो कि वेस्कुलर बंडल के बीच में होता है, और दूसरा सेकेंडरी कैम्बियम जो कि एपिडर्मिस के नीचे यानी कि कॉर्टेक्स रीजन के अंदर बनता है। हर साल एक सेकेंडरी कैम्बियम बनता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक स्टेम के अंदर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, एपिडर्मल सेल्स। The outermost layer of entire plant is made of single layer of cells called epidermis. तो पूरे प्लांट के बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मल सेल से बनी हुई होती है। In some plant living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. तो जो प्लांट्स ड्राई एरिया के अंदर रहते हैं यानी कि जो प्लांट्स डेजर्ट के अंदर रहते हैं उनका जो एपिडर्मिस होता है वो काफ़ी थिक होता है, और वो थिक इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। वो वैसे ही ड्राई एरिया के अंदर रह रहा है, अगर ऊपर से सनलाइट उसके सारा जो पानी है वो अगर खींच लेगा तो फिर वो सेल या फिर वो ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपने कैक्टस देखा होगा, वो ड्राई रीजन के अंदर ही ग्रो करता है, उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो काफ़ी थिक होती है, और वो इस वजह से प्लांट के अंदर से एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं हो सकता है। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उसका एपिडर्मिस थिक बना हुआ होता है। देन एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स ऑफन सिक्रीट अ वैक्स वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस कॉल्ड क्यूटिन। अब ये जो अपने एरियल पार्ट होता है प्लांट का, एरियल यानी कि जो पार्ट हवा के अंदर रहता है, हवा से एक्सपोज होता है, तो पूरे प्लांट तो सिर्फ हवा से, तो पूरे प्लांट तो हवा से एक्सपोज होता है सिर्फ रूट के सिवाय। तो जो पार्ट हवा के अंदर एक्सपोज होता है
उस पार्ट के अंदर एपिकल यानी कि एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिन, और वो लेयर वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है। और वाटर रेजिस्टेंट लेयर इसलिए होती है क्योंकि वो पानी से सड़ ना जाए कोई भी लीफ, इस वजह से वाटर रेजिस्टेंट होना उसका बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स पानी के अंदर रह रहे हैं वो आराम से ज़िंदा रह पाते पानी के अंदर भी। अगर दूसरे कोई प्लांट्स होते, कोई नॉर्मल प्लांट्स, तो पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनके जो लीव्स होते हैं वो सड़ जाएंगे। तो उन जो पानी के अंदर जो प्लांट्स रह रहे हैं उनकी लीफ को सर्वाइव करवाने के लिए एक बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है। उस लेयर की वजह से प्लांट को वाटर से रेजिस्टेंट मिलता है, तो वाटर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उस प्लांट को सड़ा नहीं सकता है पानी। इस वजह से वहाँ पे क्यूटिन की लेयर बहुत ज़रूरी होती है। एपिडर्मिस हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासाइटिक फंगस। तो एपिडर्मिस जो होता है इस प्लांट के अंदर वो काफ़ी चीज़ों से प्लांट का प्रोटेक्शन करता है। उसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, उसके लिए उसको कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए उसके लिए एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसके लिए कोई वाटर लॉस ना हो ज़्यादा उसके लिए एपिडर्मिस प्रेजेंट है। तो एपिडर्मिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के अंदर। देन देखते हैं, सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। तो एपिडर्मल सेल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसकी इंपॉर्टेंस बरकरार रहे इसलिए पूरे प्लांट के ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स है वो टाइटली पैक्ड होता है। उसके सेल्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। अगर वहाँ पे स्पेस होगी तो कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है, कोई भी वायरस या जर्म्स उसके अंदर आ सकते हैं, तो वो अंदर ना आ पाए इसलिए जो एपिडर्मल सेल्स है वो टाइटली उस प्लांट के ऊपर पैक्ड होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है। यहाँ पे दो इमेजेस दे रखी है जो दोनों ही लीफ की है। यहाँ पे आप देखोगे कि लीफ का जो ऊपर का लेयर है उसके ऊपर भी एपिडर्मिस है, उसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस है, वो है लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है क्यूटिकल की लेयर भी है। तो हमेशा पूरे लीफ के अंदर या पूरे पेड़ के ऊपर एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो दूसरा इमेज है वो माइक्रोस्कोपिक इमेज है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों तरफ एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है लीफ के ऊपर। देन मूविंग फर्दर, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है हम वो देखेंगे। These are small pores which can be seen here and there in the epidermis of cell, epidermis of leaf। तो आपको पूरी लीफ के ऊपर इधर उधर आपको स्टोमेटा के पोर्स दिखते हैं। स्टोमेटा यानी कि पोर्स ही होता है, छोटे छोटे पोर्स, उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा की क्या ज़रूरत है, क्यों वो लीफ के ऊपर प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं लीफ के ऊपर, हम वो देखेंगे यहाँ पे। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटा होता है यानी कि जो पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर, ये पोर्स के आसपास दो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, और वो जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इनका नाम इसलिए क्योंकि वो स्टोमेटा को क्लोज एंड ओपन करते हैं। गेट के बाहर भी गार्ड्स होते हैं जो गेट को खोल और बंद करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे स्टोमेटा के बाहर भी दो गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा को बंद करेंगे और खोलेंगे। अब स्टोमेटा जो होता है वो दिन के समय पे खुला रहता है और रात के समय पे वो बंद हो जाता है, क्योंकि दिन के समय पे स्टोमेटा जो गैस रिलीज करता है उसका नाम होता है ऑक्सीजन, और जो वो गैस अंदर इनहेल करता है प्लांट के अंदर उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो गैस होती है प्लांट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन के अंदर, वो होती है CO2 एंड O2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं, वो इन छोटे छोटे पोर्स है, यानी कि स्टोमेटा से ही वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। तो स्टोमेटा का एक ये रोल हो गया गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पे गार्ड सेल के बाहर भी आपको सब्सिडरी सेल्स दिखते हैं जो गार्ड सेल को भी प्रोटेक्शन देते हैं। और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनका शेप कैसा होता है, किडनी शेप्ड होते हैं ये। देन दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हमने अभी बात की स्टोमेटा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ट्रांसपिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा। गैसेस एक्सचेंज के अलावा स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन भी करता है। अब ट्रांसपिरेशन यानी कि क्या, ट्रांसपिरेशन यानी कि जो प्लांट्स होता है उसके अंदर से एक वाटर निकलता है और वो वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है। आप जब भी ट्री के नीचे बैठोगे तो आपको एक ठंडक का एहसास होगा, वो इसीलिए क्योंकि प्लांट थोड़े अमाउंट में पानी को रिलीज करता है वेपर के फॉर्म में, इस वजह से उसके आसपास का जो भी रीजन है वो ठंडा हो जाता है।
अब जो ट्रांसपिरेशन है ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है प्लांट के अंदर। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी प्लांट के अंदर से खाली नहीं होगा। अगर पानी खाली नहीं होगा तो रूट के अंदर से और नया पानी आएगा ही नहीं। तो प्लांट को पानी चाहिए होता है रूट के अंदर से, तो पहले उसके अंदर जो पानी होता है उसे खाली करना पड़ता है। तो वो पानी को एज अ वेपर के फॉर्म में खाली कर देता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो अगर लीफ के अंदर पानी खत्म हो जाएगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो स्टेम रूट के अंदर से पानी खींचेगी और उस वजह से रूट्स के अंदर से प्लांट के पूरी बॉडी के अंदर पानी का जो सप्लाई है वो अच्छे से मेंटेन होता है। तो ट्रांसपिरेशन प्लांट के अंदर भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो एक सर्कुलेशन बना सके प्लांट के अंदर पानी का। और दूसरा भी एक उसके अंदर फंक्शन हो सकता है ट्रांसपिरेशन का कि वो लीफ को जलने से बचाए। काफ़ी ज़्यादा अगर हीट होती है, हाई हीट, हाई सनलाइट, तो उस टाइम पे प्लांट्स बर्न भी हो सकते हैं। तो उसे प्रोटेक्शन के लिए भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन का यहाँ पे दो रोल हो सकते हैं, एक तो लीफ को प्रोटेक्शन देने के लिए और एक ज़मीन के अंदर से पानी को खींचने के लिए। ओके, आई होप आपको ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये समझ में आया होगा। देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, कॉर्क। कॉर्क से आपको याद आया होगा कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कॉर्क सेल को ही रॉबर्ट हुक ने सेल एज ए सेल पहली बार देखा था उनके माइक्रोस्कोप के नीचे, यानी कि सेल को डिस्कवर उन्होंने इन्हीं कॉर्क सेल से किया था। तो कॉर्क सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल की प्लांट की जो बार्क होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कॉर्क सेल्स। Now, cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular space. जो कॉर्क के सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। दे हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इन देयर सेल वॉल्स दैट मेक देम इम्परविशियस टू गैसियस एंड वाटर। और गैसेस और वाटर से उनके अंदर कोई गैसेस और वाटर का उनके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है उन सेल्स के अंदर। वो डेड सेल्स है और उनके अंदर किसका डिपोजिशन हो गया है? सुबेरिन का। लिग्निन की तरह ही सुबेरिन भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो सेल्स के अंदर भर जाता है और वो सेल को काफ़ी थिक कर देता है। देन दे डेवलप्स व्हेन अ ट्री बिकम्स ओल्ड। ये कॉर्क सेल्स कब बनते हैं? जब ट्री काफ़ी ओल्ड हो जाता है उस समय पे। एवरी ईयर वन कैम्बियम रिंग डेवलप्स। अब यहाँ पे इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि जो एपिडर्मल सेल है जो कि सबसे आउटर सेल्स होते हैं उसके नीचे कॉर्टेक्स होता है। उस कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्क के सेल्स बन रहे हैं। ये कॉर्क के सेल डेड होते हैं और ये इतने ज़्यादा बन जाते हैं ओवर द टाइम जब ट्री ओल्ड होता है कि वो एपिडर्मिस को फाड़ देता है। आपने नीम के ट्री को देखा होगा, उसके बाद आपको दिख रहे हैं कि बहुत सारे डेड सेल्स निकल रहे हैं। वो इस वजह से निकल रहे हैं क्योंकि वो एपिडर्मिस के सेल्स को फाड़ रहा है कॉर्क कैम्बियम। आई मीन जो कॉर्क सेल्स है वो एपिडर्मिस को फाड़ते जा रहा है, इस वजह से एपिडर्मिस निकल रहा है प्लांट के अंदर से। तो ये कॉर्क कैम्बियम है वो जो कॉर्टेक्स रीजन है उसके अंदर डेवलप होता है। और ये कॉर्क जो कैम्बियम है वो हर साल एक रिंग बनाता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि हर साल उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती जाती है और उस वजह से वो पेड़ जो है मोटा भी होते जाता है और उसके बाद जो डेड लेयर है वो बनती जाती है और नए नए सेल्स उसके अंदर डेवलप होते हैं। किसके अंदर? कॉर्क कैम्बियम के अंदर। और कॉर्क कैम्बियम डेड सेल से बना हुआ होता है। पहले तो वो लिविंग होते हैं लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, उस वजह से वो डेड सेल्स बन जाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एनिमल टिश्यू किस तरीके से होते हैं, उनके अंदर कैसे काम होते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।